नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी ने एक बार फिर बोला पीएम मोदी पर हमला। कहा पीएम केयर्स में दान देने वालों का नाम बताने में क्यों डरते हैं प्रधानमंत्री। बोले हर कोई जानता है कई चीनी कंपनियों ने दिया है डोनेशन। फाइनल ईयर के एग्जाम को लेकर यूजीसी की नई गाइडलाइंस का कई राज्यों ने किया विरोध। केजरीवाल और ममता ने पीएम को लिखी चिट्ठी। कहा छात्रों की सुरक्षा के साथ ना करें खिलवाड़। वहीं 9 दिन बाद रविवार को मध्य प्रदेश में होगा मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। 2 जुलाई को 28 मंत्रियों ने ली थी शपथ। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह बोले दबाव में काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। बीजेपी पर राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कोरोना संकट के दौरान सरकार गिराने की कोशिशों में लगी है बीजेपी। बीजेपी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। और यूपी सरकार ने विकास दुबे एनकाउंटर की एसआईटी जांच के दिए आदेश। अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी की अध्यक्षता में एसआईटी गठित। 31 जुलाई तक देनी होगी जांच रिपोर्ट। तो पीएम केयर फंड को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ये बताने में क्यों डरते हैं कि पीएम केयर फंड में किन किन लोगों ने दान दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि पीएम केयर फंड में दान करने वाले लोगों के नाम बताने में पीएम मोदी को क्यों डर लगता है। हर कोई जानता है कि चीनी कंपनी हुवेई, शियोमी, टिकटॉक और वन प्लस ने पैसे दिए हैं, फिर भी वो क्यों नहीं जानकारी दे रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने पीएम केयर फंड को लेकर हमला बोला है। वो पीएम केयर्स फंड की ऑडिट की लगातार मांग कर रहे हैं। और वहीं इससे पहले रीवा सोलर प्लांट को लेकर भी राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने पीएम पर हमले के लिए सिर्फ एक शब्द का प्रयोग किया है, वो है असत्याग्रही। यानी पीएम मोदी के उस दावे को एक बार फिर झूठा करार दिया है जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के रीवा में बने सोलर पावर प्रोजेक्ट को एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बताया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में पीएमओ का वो ट्वीट भी शेयर किया है जिसमें लिखा गया है कि आज रीवा ने वाकई इतिहास रच दिया है। रीवा की पहचान मां नर्मदा के नाम से और सफेद बाग से रही है और अब इसमें एशिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्रोजेक्ट का नाम भी जुड़ गया है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने रीवा सोलर प्लांट को लेकर पीएम मोदी को असत्याग्रही क्यों कहा। वहीं दरअसल राजस्थान के जोधपुर जिले स्थित भड़ला सोलर पार्क दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट घोषित कर चुकी है, जहां सूरज की रोशनी से 2245 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। जबकि दूसरे स्थान पर कर्नाटक का पावागढ़ सोलर पार्क है, जहां 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। दरअसल पीएम मोदी ने रीवा सोलर प्लांट को एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बताया, जबकि रीवा सोलर पावर प्लांट में महज 750 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है। ऐसे में राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बयान पर सवाल उठाया है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। तमाम जो जरूरी रिफॉर्म है वो किए जा रहे हैं। देश के लोगों की सेहत, देश के लोगों की सलामती, देश की सुरक्षा, देश के सम्मान के लिए काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं ये लोग, इस पूरे अगर आप देखें इस आपदा को इन्होंने अराजकता का क्या अवसर में बदल दिया है। कांग्रेस के लिए आपदा जो है ये अराजकता बन गई है और इन्होंने एक के बाद एक, क्योंकि इनके पास कैडर तो है नहीं, जनता इनके पास रह नहीं गई, कार्यकर्ता है नहीं, तो इन्होंने सोशल मीडिया का इस संकट के समय में इस्तेमाल किया। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर एक बार फिर निशाना साधा है। दिग्विजय ने कहा कि मोदी शाह को ये गलतफहमी हो गई है कि नेहरू गांधी परिवार को ईडी, आईटी और सीबीआई से डराया और धमकाया जा सकता है, लेकिन शायद वे ये भूल रहे हैं कि जिस परिवार ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और बिना डरे कई सालों तक जेल में रहे, ऐसे परिवार को लेकर मोदी शाह बड़ी गलतफहमी पाल रखे हैं। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा कि सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी के सामने बड़ी चुनौतियां और वे इससे निपटने में सक्षम हैं। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी से कांग्रेस को लीड करने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी, चाहे वो बुजुर्ग नेता हो या फिर युवा नेता, सब आपके पीछे खड़े हैं। आप जो कहेंगे उसका पालन करने के लिए सब लोग सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। बस आप कांग्रेस को लीड कीजिए।
वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के लोकसभा सांसदों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात और कोरोना के कारण आए आर्थिक संकट पर चर्चा हुई। बैठक में संसद के अगले सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस संसद के अगले सत्र में लद्दाख में चीन के साथ गतिरोध और कोरोना संकट से निपटने के सरकार के तौर तरीकों को लेकर उसे घेरने की तैयारी कर रही है। बैठक के दौरान कई सांसदों ने राहुल गांधी को फिर से पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग की और सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में के सुरेश, अब्दुल खलिक, गौरव गोगोई और कुछ अन्य सांसदों ने राहुल गांधी से आग्रह किया कि वो फिर से पार्टी की कमान संभालें। हाल ही में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी से पार्टी का नेतृत्व करने की मांग उठाई थी। और वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को पार्टी का नेतृत्व करना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधने वाले नेताओं पर भी सवाल उठाए हैं। मेरा यही कहा है कि आप जिस तेजी से और जिस आक्रामक रूप से आप मोदी जी और उनकी सरकार पर हमला कर रहे हैं, वही देश की आवश्यकता है, कांग्रेस की आवश्यकता है। कांग्रेस की अगर विश्वसनीयता बढ़ाना है तो जिस प्रकार से राहुल जी अटैक कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस को खड़े होकर उनके साथ देना चाहिए। और वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत तमाम केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में फाइनल ईयर की परीक्षाओं को रद्द करने की मांग की है। केजरीवाल ने पीएम से अपील की है कि उन्हें इस मामले में हस्तक्षेप कर युवाओं के भविष्य को बचाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने लिखा है कि यूजीसी ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को आखिरी सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑफलाइन या ऑनलाइन लेने के निर्देश दिए हैं और इस निर्देश से देश के लाखों युवाओं और शिक्षकों में रोष है। सबका मानना है कि ये गलत फैसला है जिसे वापस लिया जाना चाहिए। केजरीवाल के मुताबिक आईआईटी, एनएलयू जैसे बड़े विश्वविद्यालयों ने पहले ही आखिरी सेमेस्टर के छात्रों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दे दी है, तो अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। दुनिया भर के बड़े विश्वविद्यालयों में इस कोरोना संकट के दौर में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर डिग्री दी जा रही है। सीएम ने लिखा कि कोरोना जैसी अभूतपूर्व आपदा के समय अभूतपूर्व निर्णय लेने होंगे। और वहीं केंद्र सरकार के आदेश के पलट केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली सरकार के तहत आने वाले किसी भी विश्वविद्यालय में परीक्षा नहीं आयोजित करने का आदेश दिया है। यानी अब दिल्ली की आईपी यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, डीटीयू और अन्य संस्थानों में एग्जाम्स नहीं होंगे। फाइनल ईयर के छात्रों को भी बिना परीक्षा दिए ही डिग्री दे दी जाएगी और इसके लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को पैमाना तैयार करने को कहा गया है। दिल्ली राज्य की जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें सभी आगामी परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएंगी। इसमें सभी यूनिवर्सिटीज़ के जो आगामी सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं वो भी, और जो टर्मिनल एग्ज़ाम्स हैं यानी फाइनल एग्जामिनेशंस हैं, उनको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर का कोई भी आगामी परीक्षा दिल्ली राज्य की यूनिवर्सिटीज़ में नहीं ली जाएगी। हमने केंद्र सरकार से कहा, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड है, कि 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम भी इसी तर्ज पर कैंसिल कर दिए जाएं, जो बाकी एग्ज़ाम बच गए थे। शुरुआत में थोड़ा सा उनको आपत्ति थी, लेकिन उसके बाद फाइनली 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम भी दिल्ली की 9वीं और 11वीं की परीक्षाओं के तर्ज पर, क्लास के प्रयोग के तर्ज पर कैंसिल करके और बच्चों को इवेलुएट किया जा रहा है। और वहीं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की फाइनल परीक्षाओं को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। पत्र में ममता बनर्जी ने कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय और यूजीसी ने परीक्षाओं को लेकर जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उन पर फिर से विचार किया जाए। ममता बनर्जी ने कहा कि यूजीसी के फैसले से छात्रों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर यूजीसी की गाइडलाइंस का कई राज्य सरकारें विरोध कर रही हैं। यूजीसी की संशोधित गाइडलाइंस के बाद महाराष्ट्र सरकार आपत्ति जता रही है। वहीं महाराष्ट्र के मंत्री आदित्य ठाकरे ने एचआरडी मिनिस्टर और यूजीसी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूजीसी को इस छोटे से मुद्दे को अपने ईगो पर नहीं लेना चाहिए और लाखों छात्रों, शिक्षकों और नॉन टीचिंग स्टाफ की जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो वहीं पंजाब सरकार ने भी केंद्र सरकार से नोटिफिकेशन पर दोबारा विचार करने की मांग की है। वहीं राजस्थान के शिक्षा मंत्री का भी कहना है कि फाइनल ईयर का जो एग्जाम है उसको कराना छात्रों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होगा।
बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में रविवार को शिवराज सिंह मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण रविवार को हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में 2 जुलाई को 28 मंत्रियों को शामिल किया था, लेकिन 9 दिन बीतने के बाद भी मंत्रियों के विभाग का बंटवारा नहीं हो पाया है और बताया जा रहा है कि बड़े विभागों को लेकर एक राय नहीं बन पा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने समर्थक मंत्रियों को कमलनाथ सरकार में आवंटित विभागों के साथ कुछ अतिरिक्त विभाग दिलाना चाहते हैं। इनमें वे विभाग भी शामिल हैं जिन्हें मुख्यमंत्री वरिष्ठ मंत्रियों को देने की मंशा रखते हैं। यही वजह है कि तालमेल नहीं बन पा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बेखौफ होकर काम करने की सलाह दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नहीं होने और अशोकनगर में कलेक्टर की नियुक्ति नहीं होने से साफ है कि सीएम शिवराज सिंह चौहान दबाव में हैं। मंत्रिमंडल गठन हो जाने के 8 दिन के बाद भी विभागों का बंटवारा नहीं हो रहा है। ये भी नहीं हुआ कि किसी ज़िले में कोई अधिकारी रिटायर हो जाता है, वहाँ दूसरा कलेक्टर अपॉइंट नहीं होता है। तो ये रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं शिवराज जी। जो कभी नहीं हुआ वो शिवराज जी के राज में हो रहा है। तो जो मोदी जी कहते थे ना, मोदी है तो मुमकिन है, वो सब शिवराज जी हैं तो वो सब मुमकिन है जो कि अवैधानिक है, गलत है। वहीं एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव को टालने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, कोरोना के कारण सरकारों का आर्थिक बजट प्रभावित हुआ है, ऐसे में चुनाव से अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि मात्र चुनाव के कारण बिहारियों को खतरे में झोंक दिया जाए। इस महामारी के बीच चुनाव होने पर पोलिंग परसेंटेज भी काफी नीचे रह सकते हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने शुक्रवार को भी कोरोना की वजह से विधानसभा चुनाव को टालने की मांग की थी। और वहीं चिराग पासवान के बयान का आरजेडी और कांग्रेस ने समर्थन किया है। इन सब बातों को इलेक्शन कमीशन को ध्यान देना चाहिए और हमको लगता है कि सरकार का दबाव होगा कि इलेक्शन हो, इसलिए कि प्रेसिडेंट रूल लागू हो जाएगा। 5 साल का समय पूरा होगा, प्रेसिडेंट रूल खत्म लगेगा और सरकार जो है चली जाएगी। इसलिए सरकार के लोग चाहते हैं कि नहीं साहब चुनाव हो। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को ऐसे मामले में फिर से एक बार सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए और सभी पार्टी की राय लेनी चाहिए। ये बीजेपी जेडीयू के लोग परेशान हैं, जल्दी किसी तरह से चुनाव आ जाए, लोग मरे तो मरे। ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति है। मैं समझता हूं कि चुनाव आयोग को ऐसे मामलों में तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और जो परिस्थितियां बिहार में हैं कोरोना को लेकर, जिस तरह से लोगों की जान माल खतरे में पड़ गई है, कांग्रेस की भी नज़र में ये कहीं से भी आम चुनाव कराने के लिए उचित समय नहीं है। और वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि गठबंधन मजबूत है और बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की ही जीत होगी। मुझे लगता है कि इस ढंग की बात करना, चाहे जो कोई भी कर रहे हैं, हमारे अलायंस के लोग हों या हमारे अपोजिशंस के लोग कोई कर रहे हैं, उनका इसका मतलब है कि एक तो लोक से संपर्क पे विश्वास नहीं है, दूसरा लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है, लोक बाद हो जो होगा देखा जाएगा, ये भाव नहीं है। तो मुझे कि इन लोगों को सही मायने में ये भाव नहीं है, तो कुल मिला के यह जो है सो लोकतंत्र की अवहेलना है। तो जैसे कि आपने देखा कि बीजेपी नेताओं का कहना है कि गठबंधन मजबूत है और बिहार में अगले विधानसभा चुनाव में भी एनडीए की जीत होगी। वहीं एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर विधानसभा चुनाव जो बिहार में होने जा रहे हैं उनको टालने की अपील की है। चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। ये सरकार ने फायदा उठाया तो प्रधानमंत्री के वक्तव्य का उठाया। क्या कांग्रेस ये कहना चाह रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस ऑल पार्टी मीटिंग में पूरे देश के सामने झूठ बोला? प्रधानमंत्री कहे कि मैंने सही कहा है, हम यही तो पूछ रहे हैं। और लेकिन आप अगर वो बयान सही है
तो फिर आप कौन सी फौजों की लौटने की बात कर रहे हैं? जो आईसीएमआर का लेटर है वो एक तरीके से प्रेशर डाल रहा है साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के ऊपर। ये लेटर बहुत ही गलत था। इस तरह से कोई 15-20 दिन में कोई हम बंदूक सीने पर लगाकर कोई रिसर्च नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने और कांग्रेस के कई नेताओं ने बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर सरकार पर प्रहार किया है, तो क्या वो वजह है कि होम मिनिस्ट्री ने इंक्वायरी बैठा दी है गांधी ट्रस्ट पर? अभी क्यों की गई, पहले क्यों नहीं की गई? लोकसभा चुनाव जो 2019 में हुए थे उस समय भी राहुल जी ने काफी करारा प्रहार किया था। देखिए ऑन रिकॉर्ड महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के साथ सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस पर। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले की जांच कर रही एसीबी को इस मामले में 3 निर्दलीय विधायकों के बारे में अहम जानकारी मिली है। एसीबी को जानकारी मिली है कि इन 3 निर्दलीय विधायकों को पैसे की पेशकश की गई है। ये निर्दलीय विधायक हैं सुरेश टाक, खुशबीर सिंह और ओम प्रकाश हुड्डा। खुशबीर सिंह आपको बता दें पाली मारवाड़ जंक्शन से विधायक हैं, वहीं सुरेश टाक अजमेर जिले के किशनगढ़ से विधायक हैं और ओम प्रकाश हुड्डा महुआ से विधायक हैं। एसीबी अब इन तीनों विधायकों से पूछताछ करेगी। हालांकि निर्दलीय विधायकों ने पैसे के लेन देन से इनकार किया है। ये जो भी आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, तथ्यहीन है। ना हमें किसी ने खरीदने की कोई प्रयास किया गया और ना ही कोई ऐसी बात है। ये सब आरोप झूठे हैं। हम राज्यसभा चुनाव में और सरकार चलाने में माननीय अशोक गहलोत जी के साथ हैं और आगे भी अशोक गहलोत जी के साथ रहेंगे। मीडिया इतना लिखता है कि महेंद्र मालवीय पहले पायलट ग्रुप में थे और अब चले गए ये अशोक गहलोत के ग्रुप में। मैं तो कांग्रेस का आदमी हूँ। अशोक गहलोत साहब हमारे लोकप्रिय राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, सचिन पायलट साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं गूट वूट के पर विश्वास नहीं करता। हम तो ट्राइबल लोग हैं। कांग्रेस हमारी माँ है। कांग्रेस की वजह से देश को आज़ादी मिली है। हम सबको आरक्षण का फायदा मिला है। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी पर तोड़फोड़ की राजनीति करने और सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आज जयपुर में अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान में हमारी सरकार कोरोना संकट से निपटने में जुटी है, वहीं बीजेपी सरकार गिराने की साजिश रच रही है। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने कई राज्यों में खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बनाई है। बीजेपी के नेताओं ने तो मानवता और इंसानियत की सारी हदें पार तोड़ दी है। क्योंकि एक तरफ तो हम जीवन और आजीविका बचाने में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ ये लोग सरकार गिराने में लगे हुए हैं। मुझे व मेरे साथियों को, मेरे मंत्रिमंडल के साथी है, विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, सबको सरकार बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। हमारा ध्यान पूरी तरह कोरोना की जंग में होना चाहिए। वहीं सीएम अशोक गहलोत के बीजेपी पर सरकार गिराने के आरोपों पर बीजेपी ने सीएम के बयान को हताश और निराश करने वाला बताया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कहा कि अब तक के राजनीतिक करियर में मुख्यमंत्री गहलोत को इतना विचलित कभी नहीं देखा। उनके मन में हताशा, निराशा, बौखलाहट ये सब नजर आ रही थी। कांग्रेस सिमटते सिमटते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अटक से लेकर कटक तक विचार से भी और व्यवहार से भी लगभग मुक्त हो गई। बढ़ते हैं आगे। गैंगस्टर विकास दुबे केस की जांच के लिए यूपी सरकार ने एसआईटी बनाई है। इसकी अगुवाई अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी करेंगे और एसआईटी को 31 जुलाई तक जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। एसआईटी विकास दुबे से जुड़े हर केस की जांच करेगी। इसमें स्थानीय पुलिस की भूमिका की भी जांच होगी। और बता दें कि 2 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे के घर दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया था, जिसमें डीएसपी समेत 8 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। और इस घटना के बाद से स्थानीय पुलिस वालों पर भी मिली भगत के आरोप लगे थे।
वारदात के बाद फरार हुए गैंगस्टर विकास दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया गया था और बाद में कानपुर में उसे एनकाउंटर में मार दिया गया था। हालांकि विपक्ष ने एनकाउंटर पर भी सवाल खड़े किए थे। वहीं एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे की काली कमाई का हिसाब किताब लगाने में अब प्रवर्तन निदेशालय जुट गया है। ईडी विकास दुबे, उसके परिवार के सदस्यों और साथियों द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी कर संपत्ति अर्जित और अवैध लेन देन मामले की जांच करने और धन शोधन का मामला दर्ज करने के लिए तैयार है। ईडी ने इसके लिए यूपी पुलिस से उसकी संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। बताया जा रहा है कि दुबे और उसके परिवार से जुड़ी 2 दर्जन से अधिक नामी और बेनामी संपत्तियां बैंक में जमा राशि और सावधि जमा पर केंद्रीय जांच एजेंसी की नजर है। साथ ही उसके संभावित विदेशी संपत्ति के बारे में विवरण भी मांग रहा है। इसके अलावा विभिन्न बैंकों से खातों का विवरण भी मांगा जा रहा है। और आपको बता दें, PMLA कानून की धारा 72 में मृत्यु या दिवालियापन की सूरत में भी मुकदमा जारी रखने का प्रावधान है। दुबे के खिलाफ पुलिस में लगभग 60 प्राथमिकियां दर्ज हैं। वहीं हार्दिक पटेल को गुजरात कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। हार्दिक पटेल को तत्काल प्रभाव से गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पटेल आरक्षण आंदोलन से चर्चा में आए। हार्दिक पटेल 12 मार्च 2019 को राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे और गुजरात में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए हार्दिक पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना कांग्रेस का बड़ा फैसला माना जा रहा है। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोगों के सदस्य और संसदीय सचिवों की नियुक्ति लगभग तय मानी जा रही है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम सूची लेकर दिल्ली गए थे और उन्होंने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। संसदीय सचिवों की सूची में कई विधायकों के नाम शामिल होने की बात सामने आ रही है। वहीं निगम मंडल आयोग में नियुक्त होने वाले नामों पर भी मरकाम और PL पुनिया ने राहुल गांधी से चर्चा की। आसार है कि मरवाही उपचुनाव से पहले कांग्रेस संसदीय सचिवों और निगम मंडल आयोग में शामिल लोगों के नामों का ऐलान कर सकती है। इसका फायदा आपको बता दें उन्हें चुनाव में मिल सकता है और आला कमान से मिलकर नामों का जल्द ऐलान किया जा सकता है। तो इधर बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के निगम मंडल में नियुक्ति पर हो रही देरी पर चुटकी ली है और कई आरोप लगाए हैं। निगम मंडलों में जो नामों पर चर्चा हुई उन नामों को लेकर मैं दिल्ली गया था और आदरणीय हमारे प्रभारी महामंत्री आदरणीय पुनिया साहब से विस्तृत उन नामों पर चर्चा हुई और उन नामों को हमने माननीय पुनिया साहब ने हाईकमान को भेज दिया है। हाईकमान की स्वीकृति के बाद ही पहला लिस्ट छत्तीसगढ़ में के निगम मंडलों की सूची जारी होगी। देखिए नाम है, इंतजार कीजिए जब तक अंतिम मुहर नहीं लग जाती, कहना जल्दबाजी होगा, इसलिए अभी इंतजार कीजिए। तो 5 लोगों की सूची है, उसको यदि मोहन मरकाम जी उसको झुठला दें या वो सत्य है तो उसको घोषित करें, जिसमें पहला नाम SNT है, दूसरा नाम RT है, तीसरा नाम RGA है और चौथा नाम युवा नेता ऐसे है जो बिलासपुर से हैं और 5वां नाम VS है। इस प्रकार बिलासपुर और रायपुर के नेताओं को उसमें तवज्जो दी गई है। ये सूची यदि जारी होगी तो पार्टी में एक प्रकार से तूफान आने वाला है। इस कारण से प्रदेश अध्यक्ष जी अभी उसको जारी नहीं कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में ही कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके और राज्य सरकार के बीच ठन गई है। भूपेश सरकार की ओर से 4 मंत्रियों रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, डॉक्टर शिव डहरिया और उमेश पटेल ने राज्यपाल पर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन बात बनने के बजाय अब बिगड़ती नजर आ रही है। राज्यपाल उइके ने विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजने का फैसला किया है और इस वजह से 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति अटक गई है। वहीं भूपेश सरकार ने बजट सत्र में विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पारित कर कुलपति की नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल से छीन लिया है। हालांकि राज्यपाल की मंजूरी के बिना ये विधेयक प्रभावी नहीं हुआ है। सरकार का कहना है कि गुजरात, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में भी कुलपति की नियुक्ति का अधिकार राज्य शासन के पास है। भूपेश बघेल जी को अगर रमन सिंह जी अलोकतांत्रिक कहते हैं तो उसके पहले वे भाजपा के गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अलोकतांत्रिक कह रहे हैं। क्या रमन सिंह जी को नरेंद्र मोदी पर भरोसा नहीं है? नरेंद्र मोदी ने अगर कोई कानून बनाया था तो अच्छा ही बनाया होगा
और अगर यह अधिनायकवादी प्रवृत्ति है तो रमन सिंह जी का इशारा नरेंद्र मोदी जी की तरह है। ये भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। रमन सिंह जी पहले मोदी जी से पूछ लें और सॉर्ट आउट कर लें इसको। मुख्यमंत्री की वन मैन शो की प्रवृत्ति और राज्यपाल का अधिकार छीनना लोकतंत्र और संविधान में अनास्था का प्रतीक है। तानाशाही प्रवृत्ति के बल पर मुख्यमंत्री बघेल शटअप विपक्ष और अधिकार विहीन चांसलर चाहते हैं। विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रदेश की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके पर दबाव बनाने की प्रदेश सरकार की कोशिश यह घोर अलोकतांत्रिक, असंसदीय और असंवैधानिक है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कोविड-19 पिछले 100 साल का सबसे बड़ा स्वास्थ्य और आर्थिक संकट है। एसबीआई के एक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इसकी वजह से उत्पादन, नौकरियों और सेहत पर अभूतपूर्व नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। इस संकट ने पहले से मौजूद वैश्विक व्यवस्था, ग्लोबल वैल्यू चेन और दुनिया भर में मजदूर और कैपिटल मूवमेंट को प्रभावित किया है। दास ने कहा कि कोविड-19 महामारी हमारी आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था की मजबूती को परखने के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा टेस्ट है। शक्तिकांत दास ने कहा कि देश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। दूसरी तरफ कई आर्थिक मोर्चों पर रिकवरी के संकेत नजर आ रहे हैं। Outbreak of COVID-19 pandemic is unambiguously the worst health and economic crisis in the last 100 years during peacetime, with unprecedented negative consequences for output, jobs, and well-being. It has dented the existing world order, global value chains, labor and capital movements across the globe. वहीं उद्योगपति मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म्स में निवेश करने वाली 4 और निवेशकों से 30,062 करोड़ रुपए की राशि गई है। इससे पहले फेसबुक के साथ जियो प्लेटफॉर्म्स के शेयर के लिए सौदे का पैसा मिल गया था। शेयर बाजार को भेजी गई सूचना में कहा गया है कि उसने जियो प्लेटफॉर्म्स में अपनी 6.13% हिस्सेदारी को एल कैटरटोन, द पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, सिल्वर लेक और जनरल एटलांटिक को बेचने का सौदा नक्की कर लिया है। रिलायंस ने अपनी डिजिटल इकाई में अब तक कुल मिलाकर 25.09% हिस्सेदारी को विभिन्न हिस्सेदारों को बेचा है और इसके लिए आपको बता दें उसने फेसबुक सहित कुल 11 निवेशकों के साथ मिलकर 1,17,588.45 करोड़ रुपए के सौदे किए हैं। कंपनी ने सबसे पहले बड़े निवेशक फेसबुक के साथ सौदा किया। फेसबुक से 43,574 करोड़ रुपए प्राप्त किए। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के कहर के बीच महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को लेकर एसओपी जारी किया है। गृह विभाग की तरफ से सभी मंडलों को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है कि गणेश उत्सव कार्यक्रम से पहले संबंधित नगर निगम या स्थानीय अथॉरिटी से मंजूरी लेनी होगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि पंडालों में 4 फुट से ऊंची गणेश प्रतिमा की इजाजत नहीं होगी। घर के लिए गणेश प्रतिमा अधिकतम 2 फुट की होनी चाहिए। लोग घर पर ही गणेश महोत्सव की पूजा करें। बढ़ते हैं आगे। इंडियन ग्लोबल वीक 2020 में भारत चीन सीमा विवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमने पीछे हटने की जरूरत को महसूस किया और उस पर सहमति बनाई, क्योंकि दोनों देशों की सेना बेहद करीब आ गई थी और पीछे हटने पर सहमति बनने के बाद इसकी शुरुआत हो गई है। We've agreed on the need to disengage because the troops on both sides are very close to it, deployed very close to each other. So there is a disengagement and a de-escalation sort of process which has been agreed upon. It has just commenced. It's very much work in progress. So I think at this point, I really wouldn't like to say more. रुक करते हैं रायपुर का, जहां कोरोना वायरस से निपटने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नुक्कड़ कलाकार यमराज और चित्रगुप्त के भेष में चौक चौराहे पर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। यह अभियान आपको बता दें रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और यातायात पुलिस मिलकर चला रही है। यमराज और चित्रगुप्त बने कलाकार मास्क ना पहनने वालों को आगाह कर रहे हैं कि उनकी लापरवाही खुद के और दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल सकती है। कलाकार सड़क पर थूकने वाले और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को भी नसीहत दे रहे हैं। रायपुर स्मार्ट सिटी अधिकारियों के मुताबिक लोगों को नियमित हाथ धोने, सड़क पर ना थूकने और मास्क लगाने के लिए लगातार जागरूक किया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।